हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, ठीक है? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्स क्लासेस में, ठीक है? तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स, ठीक है? कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान, ठीक है? और आज हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? कि द्विध्रुव के किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी तक हमने पढ़ रखा है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर तीव्रता और द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। यहाँ तक का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है? अगर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्लास 12th 2025-26 फिजिक्स, है ना? कि आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? और आसानी से समझ सकते हैं। एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना तो अच्छी स्थिति पर और ना ही निरक्षीय स्थिति पर, है ना? तो विद्युत क्षेत्र के किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है और ये जो सामान्य बिंदु है ना तो हमारी अच्छी स्थिति पर होगा, ना ही निरक्षीय स्थिति पर होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है द्विध्रुव के कि किसी सामान्य बिंदु पर, है ना? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए द्विध्रुव। तो द्विध्रुव क्या है? तो ठीक है अगर आप द्विध्रुव अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं द्विध्रुव बाई मार्स क्लासेस, ठीक है? तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा द्विध्रुव क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है? विद्युत द्विध्रुव बाई मार्स क्लासेस 12, ठीक है? इतना जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगी और आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ विद्युत द्विध्रुव क्या है? कि जब समान परिमाण के किंतु विजातीय आवेशों को जब समान परिमाण के किंतु विजातीय आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, इस प्रकार का जो निकाय बनता है उस निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है ए और बी, ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और यहाँ पे है माइनस क्यू आवेश और यहाँ पे है प्लस क्यू आवेश, ठीक है? यहाँ पे कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 5 कूलाम आवेश होगा तो यहाँ भी 5 कूलाम का आवेश होगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का 5 कूलाम है तो यहाँ पे प्लस का 5 कूलाम, यहाँ पे 10 कूलाम तो यहाँ भी 10 कूलाम, यहाँ पे माइनस का 10 कूलाम, यहाँ पे प्लस का 10 कूलाम, यहाँ पे माइनस का 20 कूलाम तो यहाँ पे 20 प्लस का 20 कूलाम, यहाँ माइनस का 100 कूलाम तो यहाँ पे प्लस का 100 कूलाम, ठीक है? मतलब मान समान होना चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? विजातीय होने चाहिए, ठीक है? तो जब समान परिमाण के किंतु विजातीय आवेशों को हम अल्प दूरी पर रख देते हैं, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है, उस निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है? और मान लेते हैं कि ये जो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। कितनी है? 2a है, ठीक है? और ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु मान लेते हैं O है। क्या है? O है। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है कि द्विध्रुव के किसी सामान्य बिंदु पर ना तो वो अच्छी स्थिति पर हो और ना ही निरक्षीय स्थिति पर हो। अच्छी स्थिति का मतलब है कि इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश स्थित किसी बिंदु पर, है ना? इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश स्थित किसी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, वही कहलाती है अच्छी स्थिति, ठीक है? इसका मतलब है कि इसको हम इस दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं और इस दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इन दिशाओं में बढ़ाने के बाद ये जो रेखा मिलेगी हमें, ठीक है? इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो कहलाती है अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? और इसकी अगर इसके लंबवत निकालते हैं, तो ये कहलाती है क्या? निरक्षीय स्थिति, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पे ना तो अच्छी की बात करनी है, ना ही निरक्षीय की बात करनी है, हमें किसी सामान्य बिंदु की बात करनी है। तो मान लेते हैं कि ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव से ये सामान्य बिंदु या किसी बिंदु पर है, यहाँ पे P, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है? और मानते हैं कि जो बिंदु P है, ये द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल दूरी पर रखा है। जो बिंदु P है, द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है? कैसे रखा है? ये बिंदु P के द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है? तो इस बिंदु P पर हमें क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है? तो अगर आपको थ्योरी लिखना हो कि हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो देखिए थ्योरी रटा नहीं जाता है ना? क्योंकि इतने सारे व्यंजक हैं, इतने सारे डेरिवेशंस हैं, आप कितनी थ्योरी याद करेंगे, है ना? तो थ्योरी याद हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जैसे-जैसे चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, सेम उसी तरह लिखते जाते हैं। देखिए हमारे पास पहले क्या है? एक द्विध्रुव AB, ठीक है? तो मान लीजिए कि हमारे पास एक द्विध्रुव AB है, जिस पर प्लस माइनस Q आवेश रखा हुआ है, इसके बीच की दूरी 2a है और इनका मध्य बिंदु क्या है? O है, ठीक है?
और क्या फिर इसके मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है, पी है। द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, जहां पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो थ्योरी में ही लिखते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी आप थ्योरी लिखिए ना, थ्योरी रटा रटाया हुआ मत लिखिए, थ्योरी अब अपने से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, माना कि एक द्विध्रुव क्या है, ए बी है। ठीक है, ए बी है, जिस पर प्लस माइनस क्यू आवेश आवेश रखा है इसके बीच की दूरी कितनी है, आप कहेंगे कि इसके बीच की दूरी 2a है। ठीक है, इसके बीच की दूरी दूरी 2a है तथा मध्य बिंदु बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु ओ से इसके मध्य बिंदु ओ से मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये जो बिंदु P है, ये तो ना अच्छी स्थिति पर है और ना ही निरक्षीय स्थिति पर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक द्विध्रुव AB है जिस पर प्लस माइनस क्यू आवेश रखा है, इसके बीच की दूरी 2a है तथा मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है, P है। ठीक है, इस बिंदु पर P पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीव्रता निकालने के लिए कि ये जो हमारा द्विध्रुव AB है, इस द्विध्रुव को हम दो समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे। कैसे, दो समकोणिक घटकों में क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अभी ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ, समझिए ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करें, थीटा कोण से घुमाकर ऐसा कर दें, ये यानी हम इसको क्या कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ये ऐसा रखा हुआ, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ऐसे सीधा रखा है, हमने ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो ए है आपका, ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये जो बी है कहाँ चला जाएगा, यहाँ। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ये बी यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे पी था। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये, अभी आपका द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस द्विध्रुव को हमने क्या किया, घुमा दिया। ठीक है, थीटा कोण के पास इसके हमने यहाँ ले जाके रख दिया। ठीक है, अब बताइए जो ए था यहाँ पे, वो ए कहाँ चला आया, यहाँ चला आया। जो बी यहाँ था, ये बी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो जो यहाँ पे ए आया है, इसको नाम दे देते हैं ए डैश, और जो बी ये उठ के यहाँ चला गया है, इसको नाम दे देते हैं बी डैश। ठीक है, तो हमने इसको कैसे घुमाया है, ऐसे घुमाया है नीचे की तरफ। ठीक है, जब इसको नीचे की तरफ घुमा है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, कहाँ की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। अब अगर मान लीजिए कि हम द्विध्रुव को
कुछ ऐसा घुमा लें, ऊपर की तरफ घुमाएँ, ए को ऊपर की तरफ ले जाएँ, तो बी कहाँ की तरफ आ जाएगा? नीचे की तरफ। तब ये कैसा बन जाएगा? तब ये कैसा बन जाएगा? कहने का मतलब कि हम इसको ऐसे घुमा लें अगर, ऐसे घुमा लें अगर, ठीक है? अगर ऐसे घुमाएँ, तो हमने क्या किया, इस ए को ऊपर ले गया, ठीक है? यहाँ पे ए है, तो नाम दे देते हैं इसको ए डबल डैश, ठीक है? अब जब ये ए ऊपर चला गया, तो बी कहाँ आ जाएगा? नीचे की ओर खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा बी डबल डैश, ठीक है? क्या किया? हमने द्विध्रुव को एक बार कैसे घुमाया? एक बार नीचे की तरफ घुमाया, ठीक है? तो ये कहाँ चला गया? ऊपर की तरफ चला गया, तो क्या बन गया? ए डैश बी डैश। फिर हमने क्या किया? ए को ऊपर की तरफ घुमाया और बी को नीचे की तरफ, मतलब ऐसे रखा था, ऐसे कर दिया। एक बार तो ये ऐसे रखा हुआ था, सुनिए, एक बार ऐसे रखा था, ठीक है? तो हमने क्या किया? इसको ऐसे घुमाया, ठीक है? ये कौन सी स्थिति बन गई? ए डैश बी डैश, क्लियर हुआ? फिर हमने क्या किया? इसी द्विध्रुव को ऐसे घुमा दिया, ये क्या बन गया? ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है? अब ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव का हम मान लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? पी है। इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है? पी है। द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? पी है, ठीक है? द्विध्रुव आघूर्ण, अब आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ठीक है? तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि हमारे पास अगर द्विध्रुव है तो किसी द्विध्रुव का एक आवेश हम ले लें और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है? कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक हमारे पास एक द्विध्रुव है, ठीक है? इस पर रखा हुआ है माइनस क्यू आवेश, इस पर रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश और इसके बीच की दूरी 2a है, ठीक है? तो द्विध्रुव क्या होता है कि किसी द्विध्रुव का एक आवेश है ना, तो ये द्विध्रुव है हमारे पास, एक पॉजिटिव आवेश है, एक नेगेटिव आवेश है, ठीक है? तो एक आवेश आप रख लो और उसका क्या कर दो, दोनों के बीच की दूरी के साथ गुणा कर दो। इसका मतलब है कि P बराबर आ जाता है Q इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, कोई भी एक आवेश रख सकते हैं, है ना? कोई एक आवेश, क्योंकि आवेश तो सेम है, ये भी 5 कूलम है, ये भी 5 कूलम होगा। अगर ये 10 कूलम है तो भी 10 कूलम होगा, ये 20 कूलम है तो भी 20 कूलम होगा, ये 100 कूलम है तो भी 100 कूलम होगा, है ना? तो कोई एक आवेश आप रख सकते हैं और इनके बीच की दूरी का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है? तो यहाँ पे P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना? तो देखिए जैसे ही हमने इसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया, देखिए एक चीज और कि जब हमने इसको इधर साइड ए वाले को ऊपर ले गए तो बी वाला कहाँ की तरफ आ जाएगा? नीचे की तरफ, तो ऐसे घूम जाएगा, ए ऊपर की तरफ गया, बी नीचे की तरफ, ठीक है? फिर से सुनिए हमने क्या किया? हमने किया कि ये जो द्विध्रुव था, ठीक है? इस द्विध्रुव को हमने पहले ऐसे घुमाया, मतलब ए को नीचे ले गए, बी को ऊपर, ए को नीचे ले गए, बी को ऊपर, ठीक है? तो ऐसे बन गया, इस टाइप का, ठीक है? तो हमने नाम क्या दिया इसका? ये ए था, तो यहाँ पे ए डैश आ गया, मतलब ए ही आया लेकिन उसको नाम दे दिया पहचान के लिए ए डैश हो गया। बी ऊपर चला गया, ठीक है? और इसका नाम दे दिया हमने बी डैश, क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया फिर से कि जो ए था, ए को हमने ऊपर घुमाया और बी को नीचे की तरफ घुमाया, ठीक है? और जब बी को नीचे की तरफ घुमाया तो ये क्या बन गया? बी डबल डैश और ये ए ऊपर की तरफ गया तो ए डबल डैश बन गया। अब ये जो द्विध्रुव था, इस द्विध्रुव को हमने दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर दिया, ठीक है? और इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P है, ठीक है? तो जब हमने दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया, एक समकोणिक घटक हमें मिलेगा P cos थीटा और एक मिलेगा P sin थीटा, ठीक है? तो देखिए अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये वाली इस वाली जो स्थिति है ना, तो इस वाली स्थिति के साथ ये द्विध्रुव के साथ कैसा कोण बन रही है? इस वाली स्थिति के कारण थीटा कोण बन रहा है द्विध्रुव के साथ, है ना? तो जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ कॉस आता है, क्या आता है? कॉस वाली स्थिति आती है। तो यहाँ पे जो द्विध्रुव होगा, यहाँ पे जो द्विध्रुव होगा इस स्थिति में जो द्विध्रुव होगा, द्विध्रुव आघूर्ण वो कितना होगा? पी कॉस थीटा। इस स्थिति में जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा कितना होगा? पी कॉस थीटा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, हम्म, इस स्थिति में जो द्विध्रुव होगा वो कितना होगा? पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, ठीक है? इस स्थिति के लिए अब क्योंकि इसके साथ क्या बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। अब अगर आप ए डबल डैश बी डबल डैश स्थिति को देखेंगे तो इसके साथ थीटा कोण नहीं बन रहा है, ये कोण से दूर वाली भुजा है ना? या कोण से दूर वाला सिरा है, तो कोण से दूर वाले सिरे के साथ साइन थीटा आता है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इस वाले के साथ क्या आ जाएगा? साइन थीटा,
तो पी साइन थीटा। इसका मतलब है कि अगर इस स्थिति में द्विध्रुव को हमने रख दिया है, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण पहले इस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण कितना था? पी था, ठीक है? लेकिन जैसे ही हमने इसको ऐसे घुमाया, तो ये द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इस स्थिति में जो द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया? पी कॉस थीटा, ठीक है? और जब हमने इसको ऐसे घुमाया, ये वाली स्थिति में ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ए डैश डबल डैश बी डबल डैश स्थिति में जो हमारे द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, वो कितना हो गया? पी साइन थीटा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब देखिए, अगर थोड़ा-सा आप और अच्छे से दिमाग लगाएँ, तो चलिए पहले इतना लिख लें कि हम क्या करेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। इसके लिए हमने क्या किया? द्विध्रुव को 2 समकोणिक घटकों में वियोजित किया, है ना? इसके लिए हमने द्विध्रुव को 2 समकोणिक घटकों में क्या कर लिया? वियोजित कर लिया। कौन-कौन से 2 समकोणिक घटक हो गए? एक हो गया P cos थीटा, और ये किस स्थिति के अनुदिश आ रहा है? A डैश B डैश, है ना? A डैश B डैश के साथ में क्या आ रहा है? P cos थीटा, ठीक है? तथा P sin थीटा, और P sin थीटा किस स्थिति के अनुदिश आ रहा है? A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है? तो ये लिख लेते हैं कि पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इसके लिए मतलब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, इसके लिए हम द्विध्रुव को द्विध्रुव को द्विध्रुव को दो समकोणिक घटकों, ठीक है? पहला घटक है आपका P cos थीटा, किसके अनुदिश? तो A डैश B डैश के अनुदिश, तथा P sin थीटा A डबल डैश B डबल डैश के अनुदिश, ठीक है? दो समकोणिक घटकों P cos थीटा और P sin थीटा, है ना? जो P cos थीटा आ रहा है वो किस स्थिति के अनुदिश आ रहा है? A डैश B डैश, और जो P sin थीटा आ रहा है वो किसके अनुदिश आ रहा है? A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है? के अनुदिश तो दो समकोणिक घटकों P cos थीटा तथा P sin थीटा में वियोजित कर लेते हैं। दो समकोणिक घटकों P cos थीटा तथा P sin थीटा में वियोजित कर लेते हैं, ठीक है? वियोजित कर लेते हैं, ठीक है? जब हमने दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर लिया इस द्विध्रुव को, किस-किस में? P cos थीटा और P sin थीटा। अब अगर आप अच्छे से देखें कि A डैश B डैश स्थिति को देखें, तो A डैश B डैश स्थिति लगभग, अगर आप देखें इसको हटा के A डैश B डैश को हम ऐसे बना लें कि ये हमारा A डैश है और ये हमारा B डैश है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे A की जगह पे माइनस क्यू रहा होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। P की जगह पे प्लस क्यू आवेश रहा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा P की जगह पे प्लस क्यू आवेश, ठीक है? क्या रहा होगा? तो इतना आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है? ये यहाँ पे आपका P है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, याद रखिएगा। देखिए, अब अगर मान लीजिए कि A और B ये द्विध्रुव है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। क्लियर है? ठीक है? अब अगर हम क्या करें, इससे कुछ दूरी पर, इससे इसका मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P की कल्पना करें यहाँ पर। तो ये बिंदु जो P है, ये बिंदु P इस द्विध्रुव के कहाँ पर स्थित है? तो अच्छी स्थिति पर स्थित है, ठीक है? तो इसी तरह तो यहाँ भी है, A डैश है, B डैश है, क्लियर है? A डैश है, B डैश है, क्लियर है? ठीक है? तो यहाँ पे ये माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश चला जाएगा, ठीक है? और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक क्या है? बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें क्या करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर इसको हम उठा के यहाँ पे रखें, या इसको उठा के यहाँ पे रखें, इसको उठा के यहाँ पे रखें, तो सेम ऐसी स्थिति बनेगी, सेम ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है? और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अच्छी स्थिति। क्या कहते हैं? अच्छी स्थिति। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अच्छी स्थिति। अगर इस पूरे को, ये वाली जो लाइन है, इस पूरे को उठा के हम यहाँ पे रखें, उठाइए और रखिए, तो
ए की जगह पे ए डैश आ जाएगा, ठीक है। और ये ए था, ए डैश यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस क्यू था तो यहाँ भी माइनस क्यू आवेश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश हो गया। मध्य बिंदु ओ है तो मध्य बिंदु ओ है, क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या है, बी है, तो देखिए बी आ गया। और यहाँ पे प्लस की ये बी डैश यहाँ पे गया था, ये बी प्लस में है तो बी डैश भी प्लस में होगा, ठीक है। अब इससे स्मॉलर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। यहाँ से भी तो बिंदु ओ से स्मॉलर दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है, पी है। तो जो ये स्थिति है, ये स्थिति कहलाती है अच्छी स्थिति, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि तब तब ए डैश बी डैश स्थिति में जो आपका बिंदु पी है, में बिंदु पी अच्छी स्थिति में होगा, अच्छी स्थिति में होगा, ठीक है। तब तब या अच्छी स्थिति में होगा, ठीक है। तब अच्छी स्थिति में होगा, तब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अब याद करिए कि अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू 2p बाई आर क्यूब, ये होता है अच्छी स्थिति पर तीव्रता, ठीक है। तो लिख लेते हैं, चलिए कि तीव्रता क्या आ जाएगा, U1 बराबर वेक्टर U1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू 2p, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण p रहता है तो p आएगा, लेकिन a डैश b डैश स्थिति के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है, p cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p cos थीटा, तो 2p cos थीटा और r दूरी तो वही रहेगा r क्यूब, ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसकी दिशा बतानी है तो कहाँ से कहाँ की ओर, तो यहाँ पे कौन सा आवेश है, निगेटिव आवेश है, यहाँ पे कौन सा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। तो ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होती है, दूर की ओर। कौन सा आवेश होगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव आवेश है, यही तो आवेश यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये बी है, ये बी डैश बना, क्योंकि ये ऊपर गया है तो ये आवेश भी तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे बना लेंगे, इधर की ओर की तीव्रता हमारी इधर की ओर चली जाएगी। ये कौन सी है, वेक्टर U1, ठीक है। तो ए डैश बी डैश के अनुदिश, ए डैश बी डैश के अनुदिश, यहाँ पे लिख लेंगे दिशा ए डैश बी डैश के अनुदिश, ठीक है। अब ए डैश बी डैश स्थिति में बिंदु पी कहाँ पे था, अच्छी स्थिति में था। अगर ए डबल डैश बी डबल डैश की स्थिति के लिए हम देखें तो आपके पास द्विध्रुव अगर मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु ओ है, इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु पी रहता है जहाँ पर हम तीव्रता निकालते हैं। तो अगर इस स्थिति को उठा के हम यहाँ पे रखें, ए डबल डैश बी डबल डैश को, ए डबल डैश बी डबल डैश को उठा के यहाँ पे रखें तो यहाँ ए की जगह पे क्या जाएगा, ए डबल डैश, बी की जगह पे बी डबल डैश, ओ की जगह पे ओ आ जाएगा। और ये जो सीधी वाली लाइन है ये ऐसे वाली लाइन बन जाएगी, ये वाली जो सीधी सीधी लाइन है ये कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, ठीक है। इस रूप में बन गया, इस रूप में बन गया, किस स्थिति के लिए, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो जब ए डबल डैश बी डबल डैश की स्थिति के लिए जब इसको उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो ए की जगह पे ए डबल डैश, बी की जगह पे बी डबल डैश, ओ की जगह पे ओ, और ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बिंदु P है तो यहाँ पे बिंदु P, तो जो इस स्थिति में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। तो ए डबल डैश बी डबल डैश स्थिति में जो बिंदु P है वो किस स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति पे है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि तथा 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 ए डबल डैश बी डबल डैश स्थिति में बिंदु P
बिंदु P निरक्षीय स्थिति में होगा होगा तब वेक्टर E2 बराबर, या ऐसा लिख देते हैं, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, कितना जाएगा, तो वेक्टर E2 बराबर, अब निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता कितनी आती है, तो E बराबर 1/4 पाई ठीक है, और P/R क्यूब, लेकिन ये क्या है, P द्विध्रुव आघूर्ण है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो A डबल डैश B डबल डैश स्थिति के लिए जो द्विध्रुव है वो कितना है, द्विध्रुव आघूर्ण P साइन थीटा, कितना हो गया है, A डबल डैश B डबल डैश स्थिति के लिए द्विध्रुव आघूर्ण P साइन थीटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे P की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, P साइन थीटा। चलिए लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई कैपिटल K इंटू P साइन थीटा अपान में R क्यूब, हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अगर इसकी दिशा की बात करें तो द्विध्रुव कहाँ से कहाँ की ओर हो जाएगा, इसके लंबवत ऐसे निकल जाएगा, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो ये किसकी दिशा है, वेक्टर E2 की दिशा है, ठीक है। तो B डबल डैश के अनुदिश, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो B डबल डैश A डबल डैश के अनुदिश, तो यहाँ पे लिख लेंगे दिशा B डबल डैश A डबल डैश के अनुदिश, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे तीव्रता दो अलग अलग दिशाओं में लग रही है, एक तो ऐसे लग रही है, एक तो ऐसे लग रही है, तो इनके बीच का अगर एंगल देखें तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्लियर है। अब आप बताइए कि जब हमें दो तीव्रताएं हों और अलग अलग दिशाओं में हो तो हम उनकी परिणामी तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। और परिणामी तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है, तो परिणामी तीव्रता के लिए फार्मूला जो आप 11 में पढ़े हैं परिणामी निकालने के लिए, कि आर बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस टाइप का पढ़े थे एक फार्मूला, ठीक है, परिणामी निकालने के लिए। तो उसी फार्मूले का हम यहाँ भी यूज करेंगे, तो एक, लेकिन हमारे यहाँ या क्या है, तीव्रता है ना, दो तीव्रता है, तो जो परिणामी तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, वो परिणामी तीव्रता कैसे आएगी, कि E बराबर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, जैसे जब हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उस तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो अगर हमें यहाँ से परिणामी निकालना हो तो चलिए देख लेते हैं कि ये E बराबर हो गया E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए E1 और E2 के बीच का कोण, ये जो थीटा है ये E1 और E2 के बीच का कोण, E1 और E2 के बीच का कोण कितना है, 90 है, मतलब थीटा की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, हमें 90 रखना पड़ेगा। और जैसे ही हमने 90 रखा तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो जब हमने cos 90 का मान 0 रखा तो आपको पता होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम रखेंगे 2E1 E2, है ना, और cos 90 का मान 0, तो ये 0 आ गया। और अब आपको पता है कि जब 0 से किसी भी चीज़ का गुणा होता है वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ये ठीक है। तो परिणामी तीव्रता के लिए हम केवल ये फार्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन निकाले कहाँ से हैं, इससे निकाले हैं, ठीक है। जो आप परिणामी के लिए पढ़ते हो, R बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो उस वाले सूत्र का हमने यूज यहाँ पे किया है, हमने ए की जगह पे E1 रखा है, बी की जगह पे E2 रखा है, ठीक है। तो चलिए फिर कम करते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता होती है E बराबर
अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अच्छा, तो अभी हमने निकाल लिया है, तो ये पूरा-पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना? आप ना लिखोगे तो भी चलेगा, या अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो लिख ही देते हैं, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ऐसे आ रहा है, E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, तो E बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये स्टेप ना करोगे ना एग्ज़ाम में तो भी काम चलेगा। 2E1 E2 है ना? और कॉस, अब देखो E1 ये है, E2 ये है, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, तो कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा 90। तो अब E बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि चूंकि कॉस 90 बराबर क्या होता है 0। तो अब ई बराबर कितना आ जाएगा, तो ई बराबर आएगा अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस 2E2 का स्क्वायर। देखो ना, अब 0 से गुणा 2E1 E2 से होगा तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इतना केवल बचेगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ना एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने एकदम आसान तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास भी किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण देखिए, हाँ, जो परिणामी आएगी ना, परिणामी की दिशा ये ऐसे चली जाएगी। आपके परिणामी की दिशा बता दें, तो परिणामी की दिशा ठीक इनके बीच से होकर जाएगी। ये ठीक इनके बीच से होकर जाएगी, ये परिणामी की दिशा होगी, और इसको दिखाएंगे वेक्टर ई। ये परिणामी है ना? तो अगर यहाँ पे आप ई की दिशा बताना चाहो, ठीक है, आप यहाँ पे ई की दिशा बता सकते हो कि वेक्टर ई की दिशा में, है ना? ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि समीकरण यहाँ पे क्या हुआ E1 E2 है ना? तो E1 का मान ये है, E2 का मान ये है, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, रखिए कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर अंडर रूट के अंदर E1 का मान देखिए कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, ठीक है, इंटू 2p cos थीटा अपान आर क्यूब। यही है क्या, देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इंटू 2p cos थीटा अपान आर क्यूब, यही है। ठीक है, अब इस पूरे का क्या है E1 का स्क्वायर है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, रूट बाद में लगा लेंगे। प्लस में है तो ये प्लस लिखेंगे, फिर A2 है तो A2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इंटू p साइन थीटा अपान आर क्यूब, ये हो गया। और इस पूरे का क्या करना है रूट लगाना है, इस पूरे का क्या हो गया रूट हो गया। अब ई बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, अच्छा इसका भी स्क्वायर है ना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा बाहर चला जाएगा। और क्या है देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, पी है, आर क्यूब है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी आर क्यूब, केवल यहाँ से 2 कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा यही बच रहा है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू पी अपान आर क्यूब, ये कॉमन चला गया। ठीक है, दोनों से, और इस पूरे का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर भी साथ में जाएगा। अब बचा क्या अंदर, अंदर बचा आपके पास इस पूरे की जगह पे बचा 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा
ठीक है, 2 कॉस थीटा, ठीक है, तो 2 कॉस थीटा, इसको ऐसा लिखेंगे कि 2 कॉस थीटा का स्क्वायर बचा प्लस 2 कॉस थीटा का स्क्वायर बचा प्लस, और इस पूरे से क्या चला गया, इस पूरे से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चला गया, पी चला गया, आर क्यूब चला गया, बचा क्या साइन, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो साइन थीटा का भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ये बन गया। ठीक है, दो पद थे ना, तो एक पद से हमें क्या मिला केवल 2 कॉस थीटा, दूसरे पद से क्या मिला केवल हमें साइन थीटा, तो इस पूरे का होल स्क्वायर था तो 2 कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, यहाँ से केवल साइन मिला तो साइन का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के पी अपान आर क्यूब, इस पूरे का क्या बन रहा है जोड़ा बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर है ना, तो आपको पता है कि स्क्वायर से ये चीज कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, और इसको हम दो बार लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू पी अपान आर क्यूब, फिर गुणे में 1/4 पाई इस एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू पी अपान आर क्यूब। ठीक है, जब इसका क्या बन जाएगा जोड़ा, और जोड़ा बनेगा तो कहाँ निकाल लेंगे बाहर, ये बाहर चला गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू पी अपान आर क्यूब, बाहर चला गया। अब बचा क्या अंडर रूट के अंदर, ये बचा 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यही बचा, इसको सरल कर लीजिए अपना काम हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू पी अपान आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब है होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ना 2 का भी है और कॉस का भी है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 4 ठो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसा अगर लिख लें कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू पी अपन आर क्यूब, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 ठो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख लें 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 ठो है तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 3 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 3 एक 4 हो गया है ना, तो 4 था हमने इसको ऐसे तोड़ दिया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तोड़ने का कारण अब आपको पता चलेगा हमने यहाँ पे क्यों तोड़ा, क्योंकि 4 ठो था, इसको हमने 3 प्लस 1 किया, तो आप अगर अच्छे से आप देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं, या तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इस पूरी की जगह पे क्या मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू पी अपान आर क्यूब, ये मिलेगा। अंडर रूट के अंदर क्या बना 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की जगह पे +1 यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, इसलिए। ठीक है, तो यही क्या है आपकी किसी सामान्य बिंदु पर, इसको थोड़ा सा ऐसा लिखिए। ठीक है, यही क्या है द्विध्रुव के सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब यहाँ से चाहे ना तो आप अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों के लिए तीव्रता आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए तो दिखा सकते हो ये। ठीक है, और अगर यहाँ से दिशा बतानी चाहोगे तो ये कहाँ से दिशा की ओर है, वेक्टर ई की ओर, यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर ई की ओर। ठीक है, और अगर इधर आप वेक्टर लगा रहे हैं यहाँ पे वेक्टर आप लगा दो, ये हो गया बस, है ना। तो
ये द्विध्रुव कहाँ के लिए है? किसी सामान्य बिंदु पर, है ना? ना तो अच्छी स्थिति पर और ना ही निरक्षीय स्थिति पर। और कितना आई है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इनटू p अपॉन r क्यूब अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है? अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा और मैंने भी एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, स्थितियाँ निकाल लें कि यदि ये जो द्विध्रुव है, ठीक है? ये जो द्विध्रुव है, यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए, या तो ये थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो कितना बनेगा? ठीक है? तो स्थिति की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम स्थिति निकालेंगे ना, तो एक आपको अच्छी स्थिति का सूत्र मिल जाएगा यहाँ से और एक निरक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है? तो पहले लिखते हैं यदि थीटा बराबर 0, स्थिति नंबर फर्स्ट। पहली स्थिति की बात करते हैं। अपना काम हो गया है ना? अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की सॉरी किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही है। अब हम स्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो स्थिति, ठीक है? और इसमें से पहली स्थिति कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो तो वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा? तो वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ठीक है, इंटू पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, लेकिन थीटा की जगह पे क्या रखना है? 0 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है? तो ये हो गया वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है? अब यहाँ पे हो गया 3 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है? 1 और कॉस का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 1, ठीक है? तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 में 3 का गुणा हो गया, 3 1 कम 3 और 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है? और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 3 का गुणा होगा 3 बन जाएगा और 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है? इतना आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना भी आ गया होगा आपके समझ में, ठीक है? तो चलिए इसको आगे करते हैं इधर। चलिए, तो क्या आया है? वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, यही है। देखिए अंडर के अंदर क्या है? 4 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर के अंदर लिख सकते हैं 2 गुणे 2। जब 2 गुणे 2 लिखेंगे तो कहाँ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा इस 4 से, है ना? अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं क्या? अंडर के अंदर 2 गुणे 2 और 2 का जोड़ा बनेगा तो कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। मतलब अंडर रूट 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो अगर हम ये 2 यहाँ ना लिख, ये वाला 2 यहाँ लिखेंगे, अगर इस 2 को यहाँ ना लिख के इसके साथ लिख दें, इसके साथ लिख दें, तो क्या बन गया? वेक्टर टी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू 2 पी अपॉन आर क्यूब और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू 2 पी अपॉन आर क्यूब किसके लिए होता है? अच्छी स्थिति के लिए होता है, ठीक है? तो ये हमारा व्यंजक आ गया किसके लिए? अच्छी स्थिति के लिए, ठीक है? आप लिखेंगे यही अच्छी स्थिति पे, यही अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या इस पर सकते हैं यही द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर, यही द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, व्यंजक है, ठीक है? अब दूसरी, ये तो पहली स्थिति हो गई ना। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं कि यदि हमारा थीटा बराबर कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, ठीक है? तो स्थिति नंबर 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, ठीक है? और जब 90 डिग्री होगा तो क्या बन जाएगा? देखिए वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, इसे उठाएंगे अंडर के अंदर ये कितना है? 3 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 90 डिग्री, तो ये 90 आ गया प्लस 1, ठीक है? तो हो जाएगा वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, क्लियर है? अब अंडर के अंदर ये 3 है। अब आपको बताना है cos 90 का मान। तो cos 90 का मान कितना होता है? तो cos 90 का मान होता है 0। कितना होता है cos 90 का मान? 0। 0 पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? अब आप बताओ 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है? और 0 में 3 का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है? तो 1 अंडर रूट के अंदर रहेगा तो 1 को हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है? कहने का मतलब यहाँ पे 0 आएगा और 0 का 3 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर 1, ठीक है? तो या इसको हम लिख सकते हैं 1 को 1 गुणे 1, है ना? तो 1 कहाँ जाएगा? बाहर। और जब 1 का गुणा इन पूरे से होगा तो ये पूरा-पूरा मिल जाएगा। बताइए मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है? तो क्यों स्टेप को बढ़ाएँ? बस यहीं तक करते हैं। और ये जो है, ये द्विध्रुव के किस स्थिति के लिए आ गया? द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के लिए। तो कहने का मतलब है कि यदि द्विध्रुव के साथ 90 डिग्री के कोण पर हम तीव्रता निकालते हैं, यदि द्विध्रुव के साथ 90 डिग्री पर तीव्रता निकालते हैं, ठीक है? तो कौन सी तीव्रता निकलेगी? जो तीव्रता निकलेगी वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता कहलाएगी, ठीक है? और यदि द्विध्रुव के साथ हम 0 डिग्री पर तीव्रता निकालते हैं, द्विध्रुव के साथ 0 डिग्री पर तीव्रता निकालते हैं, तो वहाँ पे जो तीव्रता आएगी वो कौन सी स्थिति पर तीव्रता आएगी? अच्छी स्थिति पर तीव्रता आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो तीव्रता आई है, ये द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है ना? और कब आएगी? जो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है? द्विध्रुव के साथ कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहीं पे लिखेंगे यही यही द्विध्रुव द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, यही द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर
विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की की तीव्रता तीव्रता का व्यंजक व्यंजक है। ठीक है? तो हमने किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जाँच की और उसके बाद फिर हमने 2 स्थितियाँ देखी कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए और जैसे हमने थीटा बराबर 0 डिग्री रखा, हमें अच्छी स्थिति वाली तीव्रता मिल गई और जैसे हमने थीटा बराबर 90 डिग्री मिला, हमें अच्छी स्थिति वाली तीव्रता मिल गई। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और मैंने भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है? इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? ले लिए? चलिए ठीक है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और मैं चाहूँगा कि आप एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए, है ना? और पढ़ने में कोई भी कसर ना छोड़िए, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। अगर बिना पढ़ाई के हम आगे बढ़ना सोचे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो बस आज की क्लास यहीं तक, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, ठीक है? बाय-बाय। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।